हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोग पूरा मन लगा करके ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम डेली एमसीक्यू पढ़ रहे हैं विथ पीवाईक्यू के साथ। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उन शेयरिंग इज़ केयरिंग, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन की तरह ही ऐसे पढ़ पाएँ। और आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको सेशन। ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि अब यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ ही समय रह गया है। कुछ महीनों बाद आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 देनी पड़ेंगी। आपका ये पहला अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, लास्ट अटैम्प्ट है, कोई भी अटैम्प्ट हो, आपको बस आज पे फोकस करना है। ये जितने भी देर का आपको बैठ रहे हैं, आप भगा के वीडियो देख रहे हैं, अगर स्पीड में देख रहे हैं तो भी आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है। बस आपको यही सोचना है कि जो है अभी है। और हम आज डे है 15। अगर आप पहले बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसके पहले जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हम भी वहाँ पे एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये सेशन बहुत खास होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे आप दो चीज़ पाते हैं, एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है आपकी, साथ ही साथ आप पीवाईक्यू भी आपके टिप पे होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ मॉक दे रहे हैं फिर अपने बुक से पीवाईक्यू कर रहे हैं या दूसरे वीडियोस देख रहे हैं या दूसरे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स देती हूँ जो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा, जो मेरा फेवरेट काम है, आप में एनर्जी को और भी ज़्यादा इंक्लूड करना। हिप हिप हुर्रे। तो चलिए, आज का फेवरेट कोट है मेरा, हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखें। हर सुबह एक नया अवसर है, खुद पर विश्वास रखें। चाहे कि आपको कोई भी अटेम्प्ट हो, आप सब एक साइड रखें और अपने आप पे विश्वास रखें। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचें, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर अपने चैट बॉक्स में बताएं कि कौन से आंसर करेक्ट हैं, और ये भी बताएं कि आपने मैक्सिमम कितने आंसर करेक्ट किए हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे 2013 के। तो बताइए आप इसके आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ए एगेरिकस, सेकेंड नॉस्टॉक, थ्री स्पायरोगाइरा, विच ऑफ द एबव इज आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो इनमें से 1, 2 एंड 3 में से कौन से बायो फर्टिलाइज़र में यूज़ हो रहे हैं। वन ए 1 and 2, बी 2 only, सी 2 and 3, डी 3 only। इसके करेक्ट आंसर आप बताइए कौन से बायो फर्टिलाइज़र है। आपका काम है कि बायो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है ये हमें चैट बॉक्स में बताएं। इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, नॉस्टॉक का यूज़ होता है बायो फर्टिलाइज़र में। अंडरस्टैंड। आप थोड़ा बेसिक आइडिया अगर आपको नहीं है तो थोड़ा यहाँ से आप बेसिक आइडिया ले लेंगे कि ये तीनों के बारे में मोटा मोटी मुझे आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, अब कभी भी पूछा जा सकता है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कॉन्टेन आयोडीन। कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन, बी है टेस्टोस्टेरोन, सी है इंसुलिन, डी है एड्रेनलिन। तो किस में आयोडीन होती है, किस हार्मोन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। अब आप ये बताइए कि ये सारे हार्मोन्स होते कहाँ हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो हमारे गले के पास होती है, कंठ में, वहाँ पे होती है थायरॉक्सिन। अगर ये कम हो गई तो घेगा, एक बीमारी है वो थायरॉक्सिन जो आयोडीन की कमी की वजह से होती है हमें हमारे गले में। डी बी नंबर टेस्टोस्टेरोन, ये एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में पाई जाती है, मेल में। सी है इंसुलिन,
जिसकी कमी की वजह से शुगर होती है और ये होती है पैंक्रियाज में। डी है एड्रेनलिन। अभी आप ये बताइए कि एड्रेनलिन पाया कहाँ जाता है? ये किडनी के आसपास होती है। अब आपको बताना है कि ये हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए बताइए। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन? कौन से एलिमेंट है जो सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं? एक कार्बन, टू हाइड्रोजन, थ्री ऑक्सीजन, फोर नाइट्रोजन। कोड है ए 2 and 3, बी 1 2 and 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। आपको ये नहीं देखना है कि यूपीएससी ने इसे कब पूछा है, आपको ये देखना है कि आपको आता है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करें, देने की कोशिश करें। अगर रॉन्ग भी हो जा रहा है तो इसमें सैड ना हो, डीमोटिवेट ना हो। सिर्फ आपको क्या करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का एक नोट बनाने हैं, वहाँ पे आपको लिखना है। आप ये 100 के वीडियो बिल्कुल ना देखें। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके इंश्योर करें कि आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर हो, ताकि आप यूपीएससी में ये क्वेश्चन बाई चांस अगर पूछा जाए तो आप इसे मिस आउट ना कर पाएँ। किसी भी तरह से पूछा जाए, हो सकता है इसे मोल्ड करके पूछ ले या दूसरी तरीक़ा से पूछ ले, बट आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। मतलब सभी प्रोटीन में ये चारों एलिमेंट होते हैं। कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लिप्रोसी? ये दो बीमारी के नाम बताए हुए हैं और बताया हुआ है कि कौन सा मेडिसिन यहाँ यूज़ होता है। ए आइसोनाइजिड, बी पी एमिनो सैलिसाइलिक एसिड, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी रिफैम्पिसिन। यहाँ पे 4 मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं। ड्रग मतलब होता है मेडिसिन। इसमें से कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो ट्यूबरकुलोसिस में और लिप्रोसी में यूज़ होता है? मतलब एक मेडिसिन और 2 बीमारी में यूज़ हो रहा है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में नहीं पता है तो उससे ज़रूर इम्पोर्टेंस है। और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक चल रहे हैं, उससे रिलेटेड बेसिक भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये तो मैं आपसे पूछ ले रही हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बहुत पुराना है तो हमें नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। अगर कुछ स्टैटिक, अभी मान लीजिए अभी करंट अफेयर्स में ट्यूबरकुलोसिस है, लिप्रोसी है, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। डी, इसके आंसर होंगे डी, ऑप्शन नंबर डी, रिफैम्पिसिन। ये एक ड्रग है जो हम यूज़ कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी और लिप्रोसी के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे हैं। ये थोड़े ओल्ड क्वेश्चन है बट आप इसके जवाब दें। क्या आपको पता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डिसकेशन? ए एमिनियन, बी एलेंटोइस, सी कैरियन, डी यॉक सैक। तो इसमें से कौन सा मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है डिसेक्शन से? बताइए आप, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनियन। अब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए एम्ब्रियो के बारे में। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 1995 में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे हैं। अब इसके क्वेश्चन के आंसर आप देख कमेंट बॉक्स में, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6 क्वेश्चन है, आपको बताना है इसके आंसर। ए पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम कॉल्ड आ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? मतलब ये रिसीव कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड। ए लैक ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड, बी लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, सी लैक ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, डी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी या सी में से लग रहा है, क्योंकि डी, अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे तो आप रिसीव करने से पहले उस ब्लड की जांच होती है। आपने देखा होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बट हम सबके ब्लड नहीं चढ़ा सकते। उस ब्लड की जांच की जाती है, तब जाके हम उसे डोनर को देते हैं। और समझ रहे हैं आप? तो ब्लड के बारे में बेसिक आइडिया, बिकॉज आप आईएएस बनने वाले हैं, आप आईपीएस बनने वाले हैं, तो आपको बेसिक आइडिया हर एक फील्ड में होनी चाहिए। आपको सब में मास्टर नहीं बनना है, आपको बेसिक आइडिया, जनरल आइडिया होना चाहिए हर एक फील्ड के बारे में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, आपको सब पे नॉर्मल आइडिया होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ इन हिज ब्लड। एंटीबॉडीज़ की बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे हम दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? 7 नंबर जो यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे हैं, इसे आप अपने चैट बॉक्स में बताएं इसके आंसर, और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने मैक्सिमम आंसर करेक्ट किए हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने नए वीडियो के मेकिंग में। 7 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ करेक्टली मैच। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच है? 1 नंबर, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड लेप्रोसी हेरेडिटरी है, मतलब एक तरफ बीमारी है और एक तरफ बताया जा रहा है ये किसके द्वारा होता है। मतलब सेकंड, एड्स, सिफिल्स एंड गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा होता है। 3, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड है। 4, पोलियो, जापानीज बी, इंसेफेलाइटिस एंड प्लेग, ये वायरल है। ए, ओनली 2, बी, ओनली 3, सी, 1 एंड 4, डी, नन ऑफ दीज। एक चीज़ तो करेक्ट है, इसमें चारों में से कुछ ही ऑप्शन करेक्ट मैच हैं, तो आपको ऑप्शन से भी कुछ आइडिया लग जाएगा कि इसमें से आंसर होने की चांसेस क्या हैं। तो बताइए ए, बी, सी, डी में से कौन से करेक्ट आंसर होंगे, कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया होता है सेक्स लिंक्स, ये इससे जुड़े होते हैं। अब आपका काम है कि जो बाकी बचे हैं 1, 2 एंड 4, ये किस टाइप की बीमारीज़ हैं। हेरिडिटरी बीमारी किसे कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, वायरल से होने वाली बीमारी कौन सी है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे हैं, अब आप इसके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड अ नेस्ट इज़, यहाँ पे 4 स्नेक के नाम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाते हैं। क्योंकि स्नेक जो होते हैं, वो जो रैट होते हैं, चूहा, वो ज़मीन के अंदर अपना होल बनाते हैं, तो जो भी स्नेक है उस होल का यूज़ करते हैं। स्नेक खुद भी अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे स्नेक हैं जो नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं? ए, चेन वाइपर, बी, किंग कोबरा, सी, क्रेट, डी, शॉ स्केल वाइपर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा एक ऐसा स्नेक है जो सिर्फ एक ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है, जो खुद के घोंसले बनाते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने 2013 में पूछे हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। मतलब जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके लीफ में कैसी मॉडिफिकेशन होती है जो वाटर लॉस को रोकती है? ए, हार्ड एंड वैक्सी लीव, सेकेंड, टिनी लीव और नो लीव्स, 3, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन से है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3 only। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर क्या है आप बताइए। चैट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों ही सही ऑप्शन हैं। मतलब जो भी डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके हार्ड और वैक्सी लीव होते हैं, टीनी लीव्स और नो लीव्स। किसी किसी में छोटे छोटे पत्ते होते हैं या तो नहीं होते। 3 होता है थॉर्न, पत्तों की जगह पे कांटे होते हैं। जैसे आपने कैक्टस देखा है, कैक्टी देखिए, तो उसमें थॉर्न होते हैं, कांटे टाइप के होते हैं वो, तो वो लीफ के ही रूप हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया है। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, बट अपने टाइम को हमेशा बचाएं और अच्छे से यूटिलाइज़ करें दूसरी जगह पे। आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया जानें और वीक एरिया जानें। स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग करना है और वीक पे इतना मेहनत करना है कि वो नॉर्मल लेवल तक आ सके। आपको कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है। पहले तो रिलैक्स करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है स्माइल करते हुए। उसके बाद अपनी तैयारी फिर से शुरू करनी है। आप पैनिक ना हो कि मुझे ये सवाल नहीं आ रहे, मैं यूपीएससी में कैसे सॉल्व करूँगा। बिल्कुल ऐसा ना सोचें। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहें कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो यूपीएससी ने 2013 में पूछे हैं अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है मेनी ट्रांसपोर्टेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज। जो बहुत सारे सीडलिंग हैं वो नहीं ग्रोथ कर पाते, क्यों? एक, द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल। जो नया सॉइल है वो फेवरेबल मिनरल नहीं कंटेन करता है। बी नंबर, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड। कभी कभी जो रूट हेयर है वो नहीं सॉइल को पकड़ पाते हैं। सी नंबर, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सारे रूट हेयर लॉस हो जाते हैं जब उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। डी नंबर, लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। आप बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे। यूपीएससी में कभी कभी बाउंसर क्वेश्चन आते हैं जो आपको अपने ब्रेन के द्वारा ही सॉल्व करना पड़ता है। मैं आपके सामने ये एमसीक्यू इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आप दो काम कर पाएँ। एक, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दें और आपकी जो तैयारी है वो भटके ना आप। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, हमारे मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब 200 में से कभी 150 आ जाते हैं, बट हम गलती क्या करते हैं कि मॉक के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी हो जाती है। हमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सेकंड, हम सी सेट पे बहुत कम फोकस करते हैं। आप अगर रिसर्च से देखेंगे तो पाएंगे कि जो इंजीनियर्स हैं वो भी सी सेट पे फेल कर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है। जैसे आप ये मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके सी सेट के एक बुक ले लें, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप उसको सॉल्व करें। हर दिन हर एक नया चैप्टर खोलें, उसमें से 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करें। इस तरह से अभी बहुत टाइम है, आप धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छी तैयारी यूपीएससी की कर सकते हैं। बट नर्वस ना हो, रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, डीप ब्रीथ करते रहें और आज के बारे में सोचें, ना कल के बारे में ना फ्यूचर के बारे में। आज आप कितना अच्छा दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ की जो रूट हेयर है, जो रूट में छोटे 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 हेयर होते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार जो पेड़ हैं वो डेथ कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसकी आप जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रूट स्टोर इन अ कोल्ड चेम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। फ्रूट जो है उसकी शॉर्टेज लाइफ होती है बिकॉज ए, एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, बी, concentration of carbon dioxide in the environment is increased, C, rate of respiration is decreased, D, there is an increase in humidity। हम फ्रूट के जो शॉर्ट लिविंग लाइफ होती है उसे हम कोल्ड चेम्बर में क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं? ताकि फ्रूट ख़राब ना हो। बट फ्रूट ख़राब क्यों होता है? अगर हम उसे बाहर रख दिए तो क्या होता है, और जब हम उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या होता है? क्या वो सनलाइट से बचा पाते हैं हम? सनलाइट तो घर के अंदर भी नहीं आती है, तो पहला तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट इज़ इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
सी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, डी देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ता है कि पता नहीं, और क्या रेस्पिरेशन अगर डिक्रीज हो गया तो क्या उसकी लाइफ बढ़ जाएगी? ऑप्शन सी और डी में से तो मुझे कुछ लग रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब फ्रूट की, जैसे आप ठंड में आप महसूस करेंगे कि आप बहुत धीमे धीमे सांस लेते हैं और गर्मी में आप बहुत स्पीड से सांस लेते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है मेडिटेशन करो। यूपीएससी के जो भी टॉपर हैं वो बताते हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आप उसको धीरे धीरे सांस, गहरी सांस लेते हैं स्माइल करते हुए और छोड़ते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर आप डर से या पैनिक के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम चांस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत ही करने वाले हैं, क्योंकि आप डर से क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे नहीं। डर से आप आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधा दिमाग लगा लेंगे, तो जो चीज़ है वो आप देख ही नहीं पाएंगे। तो डर को कहिए बाय बाय अभी के लिए, और ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को यूपीएससी के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। सेट योर माइंड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। और आपको वीडियो कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ये मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ जस्ट जोकिंग। चलिए, हंसते रहा करिए तो एनर्जी हाई रहेगी। सैड रहने से आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा है 2014 में 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए आप इसके आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आप में से कितने लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? आशा करती हूँ आपने चैट बॉक्स में बताया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ए, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू फॉर्म फ्री एनर्जी। बी, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। सी, food is oxidized to release carbon dioxide and water. D, oxygen is taken and carbon dioxide and water vapor are given out. तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके करेक्ट फोटोसिंथेसिस मतलब आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होती है। ये आपने 10 या 12 में पढ़ा ज़रूर होगा। जो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो है फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट सन द्वारा और जल द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एक खाना बनाती है। जो प्लांट अपना खाना बनाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, C6H12O6, यह है फूड, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है और वो स्टोर होती है। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है आपकी फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस मतलब ही होता है प्लांट द्वारा अपना खाना बनाना। कैसे बनाते हैं? सन रे द्वारा, जल द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड, मेन 3 चीज़ लगती है। अंडरस्टैंड? अब आप इसको डीप में जाके पढ़ सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। 13 नंबर है, रिसेंटली देयर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल गिरार्डियनिया डाइवर्सिफोलिया बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। ये है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसका मतलब 2018 में ये न्यूज़ में थी। हिमालयन नेटल किसे कहा जाता है? तो आप बताइए। ए, एंटी मलेरियल ड्रग है, बायो डिजीज़। सी, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर। बताइए आप इसके आंसर। इसके करेक्ट आंसर है टेक्सटाइल फाइबर के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2019 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अ प्लांट डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन टू द ओल्ड वर्ल्ड। क्या आपको पता है न्यू वर्ल्ड किसे कहते हैं और ओल्ड वर्ल्ड किसे कहते हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा प्लांट है जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे आपने ये जाना होगा कि पहले इंडिया से सब जगह व्यापार होता था। बहुत सालों बाद अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का डिस्कवर हुआ, कोलंबस ने किया। तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है और इंडिया के साइड को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा प्लांट है जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया। मतलब ए ऑप्शन से आपको समझेगा, टोबैको, कोकस एंड रबर। क्या रबर के बारे में हमें पता नहीं था पहले से? कोकस के बारे में नहीं पता था, टोबैको के बारे में नहीं पता था। बी, टोबैको, कॉटन एंड रबर। सी, कॉटन, कॉफ़ी एंड शुगर। डी, रबर, कॉफ़ी एंड व्हीट। तो डी होगा नहीं, बिकॉज व्हीट हम पहले से जानते थे। सी, कॉटन, कॉटन के बारे में भी हम जानते हैं। बी, कॉटन, कॉटन के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर ए होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं हम कौन सा आंसर करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देना ना भूलें। चैट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर दें, हमेशा इंटरैक्टिव रहें। सो के वीडियो ना देखें, बैठ के देखें, तब जाके ये फ्रूटफुल होगा। मे भी अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएँ तो आपको रिग्रेट होगा कि मैम ने कराया था और मैं कर नहीं पाया। अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि टोबैको, कोकस एंड रबर के बारे में हम न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया है। क्योंकि जो बी नंबर में कॉटन है, तो कॉटन के बारे में हम पहले से जानते हैं। सी, कॉटन। डी, व्हीट। तो हम इसे एलिमिनेट के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। इस तरह से अपने दिमाग को हमेशा दौड़ाते रहें। स्माइल करते हुए डीप ब्रीथ लें, रिलैक्स होएं और ज़रूर सॉल्व करें। पैनिक ना हो, डरे ना कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। बस आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं। इसके अलावा आपको पता नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं। आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि मेरे पास क्वेश्चन है, आंसर है, मुझे पता है और मैं देता हूँ। बस आप पॉजिटिव माइंडसेट से ही मॉक को सॉल्व करें। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो यूपीएससी ने अपने 2020 के प्रीलिम्स में पूछा है। ये तो नए टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। भूले ना, स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करते तो बहुत सारे आप क्वेश्चन मिस आउट कर जाएंगे और फिर से यूपीएससी ने अगर पूछ लिया तो आप हमेशा रिग्रेट ही करेंगे कि मेरे सामने आया था, मैंने पढ़ा नहीं। देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बट यूपीएससी ने जो मैं यहाँ पे ला रही हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके सामने ला रही हूँ। मे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया तो यूपीएससी ने, तो आपको जो है आपके पास, पहले आप उसे कवर करें, फिर आप आगे बढ़ें। जैसे हम करंट अफेयर के पीछे बहुत भागते हैं, तो करंट अफेयर्स अनलिमिटेड है, बट आप अपना बेसिक पहले कवर करें। मे बी करंट अफेयर्स में मान लीजिए इज़राइल का नाम आ रहा है, तो कभी यूपीएससी ने इज़राइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया है तो वो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आप पढ़ें कि करंट अफेयर्स में जो चीज़ है उसका एक बार बेसिक ज़रूर जान लें, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट ही पूछेंगे। जैसे एक बार बांग्लादेश न्यूज़ में थी, सॉरी बांग्लादेश नहीं थी, अफ़गानिस्तान न्यूज़ में थी। तो यूपीएससी ने पूछा कि अफ़गानिस्तान की बाउंड्री क्या है। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अफ़गानिस्तान की कंडीशन क्या है, मतलब बहुत सारा चीज़ पढ़ लेते हैं और मेन बाउंड्री पढ़ना भूल जाते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। रिलैक्स होके कभी भी पेपर शांत मन से दें। कभी ये ना सोचे कि मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या मेरा पहला अटेम्प्ट है तो मैं इससे नहीं होगा। फालतू की बातें दिमाग से में ना लाएं। पहले और बाद का भी ना सोचें, अभी का सोचें कि ये मेरा टाइम है, इसी के लिए मैंने पूरी तैयारी की है और इसमें मुझे बेस्ट करना है। बस इतना आपके माइंड में होना चाहिए। और आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, आप इसके जवाब जरूर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं उसमें जनरल डिफरेंस क्या है, मतलब मेन डिफरेंस क्या हो सकते हैं। 1 नंबर, प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट। प्लांट सेल में सेलुलोज सेल वॉल होता है और एनिमल में नहीं होता है। सेकेंड, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते और एनिमल में होते हैं। 3,
Mature plant cell has one large vacuole while an animal cell has many small vacuole. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए? 3 नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट में एक बड़ा वैक्यूल होता है, वैक्यूल मतलब गोला सा खाली प्लेस, और एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल होते हैं। 3 नंबर तो सही है, तो आपका ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 2 and 3 ओनली। तो मैंने अगर 3 सही पकड़ा है तो ए हमारा ऑप्शन कट गया, अब बचता है बी सी एंड डी। तो इसमें आंसर क्या होगा? फिर देखते हैं, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है? होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बी नंबर अगर हम 2 नंबर काटते हैं तो हम पहुंचते हैं सी नंबर पे। तो आंसर देखिए क्या होता है, आंसर होता है सी नंबर। इस तरह से भी आप, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से जो भी आपको पता है पहले उसका यूज़ करके आप एलिमिनेशन के थ्रू ही ये सॉल्व करने की कोशिश करें। बट अभी आप यूपीएससी नहीं दे रहे तो अभी ट्राई करें, अपने दिमाग को यूपीएससी के अकॉर्डिंग सेट करें। और मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आई गई हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के, ताकि आपकी मॉक भी प्रैक्टिस हो जाए और यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, किस प्रकार से पूछती है, कभी इजी पूछती है कभी हार्ड पूछती है, तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी 2025 2026। अब जो भी दे रहे हैं, 16 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने 2020 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछे हैं। आप देख पा रहे हैं और बताएं आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। इस तरह से जो भी अभी करंट अफेयर्स में हो, बायोफ्यूल या जो भी है, बायोगैस, सेल गैस, तो आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया लें। 1 नंबर कस्वा, 2 डैमेज व्हीट ग्रेन, सी ग्राउंड नट सीड, 4 हॉर्स ग्राम, 5 rotten potato, 6 sugar beet. Select the correct answer using the code given below. A 1 2 5 and 6 only, B 1 3 4 and 6 only, C 2 3 4 and 5 only, D 1 2 3 4 5 and 6 only. तो आपको क्या लगता है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन से है? डी नंबर, ऑल दी अबव? नहीं, इसमें ऑल दी अबव नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए आप? थोड़ा हंस भी लिया करो, इतना स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप प्रीलिम्स दे नहीं रहे। हंस के देखिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका आंसर होगा ए 1 2 5 6। जो 3 है ग्राउंड नट सीड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए भी आप सोच सकते हैं कि अगर हमने इसका यूज़ किया तो बायोफ्यूल की दाम बहुत बढ़ जाएंगे, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 4 हॉर्स ग्राम का भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कासवा का यूज़ कर रहे हैं। अब और 2 डैमेज व्हीट ग्रेन, अच्छी बात है ना कि जो व्हीट ग्रेन ख़राब हो चुके हम उनका यूज़ कर रहे हैं। रोटेन पोटैटो जो सड़े हुए आलू है, 6 शुगर बीट, इन सब का यूज़ करके हम बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो अच्छी बात है, भगवान करे ऐसी हम तरक्की पे जाते रहें और आप लोग आईएएस बन जाएं और हमारे पास आके हमें बताएं कि हमारे इस वीडियो ने आपको कितना हेल्प किया है आपके आईएएस बनने में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूपीएससी से रिगार्डिंग, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसमें हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स देते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है उसे दूर करते हैं, और आपको हम फुल डे, मतलब एग्ज़ाम जो मैराथन है उसमें हम आपको मोटिवेटेड करते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब हम देते हैं। और यहाँ आने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, या तो यूट्यूब ना ज़्यादा देखना पड़े, गूगल सर्च ना करना पड़े, आपके सामने सिर्फ आप पढ़ाई करें और हम उस पढ़ाई के लिए आपको जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें, चाहे वो नोट्स हो, मोटिवेशन हो, या आपकी क्वेरीज़ हो, आपके क्वेश्चंस हो, सब चीज़ों को हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो आप अपने आप पे विश्वास करें और हमसे ज़रूर जुड़ें, या उन तक ये बात मैसेज पहुँचाएं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो यूपीएससी 26 में 27 में ये सब में देना चाहते हैं। आप उनकी हेल्प करें और वो हम तक आए और हम उनकी हेल्प कर पाएँ यूपीएससी क्रैक करने में। अंडरस्टैंड? चलिए, आपके सामने 17 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके आंसर देने की कोशिश करें जो यूपीएससी ने 2023 में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो ये यूपीएससी का एकदम लेटेस्ट पैटर्न है।
और इस तरह से अभी यूपीएससी ने अपने आप को चेंज किया है। तो आप भी स्माइल करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। बी, सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। सी, 3, some mushroom have insectial properties. 4, some mushroom have bioluminescence properties. How many of above statement are correct? A, only 1, only 2, C, only 3, D, all 4. इसमें अगर आपको नहीं पता, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर मशरूम की बात की गई है, हम यूपीएससी की पढ़ाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इतना पढ़ते हैं, हम बेसिक आइडिया लेना भूल जाते हैं छोटी छोटी बातों का। और यूपीएससी छोटी छोटी बातें पूछ देती है और हम डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, या तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? मशरूम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, बट यहाँ पे दिया गया सम मशरूम। हो सकता है कि मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कोई मशरूम साइको एक्टिव प्रॉपर्टी भी वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे सम यूज़ किया गया है, ऑल या ओनली नहीं किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होने के चांसेस है। अगर मैं इसे सॉल्व करती तो मैं जाती ऑप्शन नंबर डी के पास, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मशरूम के बारे में, बट यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो सम तो हो ही सकता है, क्योंकि आप लोग सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट सब समझ रहे हो, कोई एक्सेप्शनल होगा जो बहुत ज़्यादा गरीब होगा, और कोई आप में से होगा जो बहुत अमीर होगा, तो कोई तो हो सकता है ना। और ये किस टाइप के पैटर्न है? ये सी सेट का पैटर्न है, जो आता है ना, कैट इज़ अ रैट, रैट इज़ अ कैट, इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो उस टाइप से यहाँ पे सी सेट की तरह भी एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे सम यूज़ है, तो हो सकता है कि एक मशरूम ऐसा हो सकता है, या कोई मशरूम की ब्रांड ऐसी हो सकती है कि उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हों। तो आप जब सम का यूज़ हो, कैन का यूज़ हो, तो आप वो सेंटेंस सही हो ऐसा आप सोच सकते हैं। बट सभी नहीं सही होंगे, लेकिन हाँ, मतलब 99% चांस होते हैं जो कैन से शब्द बन रहे हैं, जो सम से शब्द बन रहे हैं, वो सही होने के चांसेस रहते हैं। और जो ऑल हो, ओनली हो, ये सब चांसेस गलत होने के होते हैं। तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, और मैं तो डी के साथ जाऊंगी। आपने क्या दिया है, चलिए देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंड दैट, मतलब कोई कोई मशरूम में ये चारों प्रॉपर्टीज़ पाए जा सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मशरूम में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हो ही सकती है। जैसे सब मशरूम वाइट होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि मशरूम की वैराइटीज़ होती है। कोई कोई मशरूम मैरून टाइप के होते हैं, पहाड़ी एरिया हो गए, या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर नहीं है। मतलब आप देखेंगे मशरूम की वैराइटीज़, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो सब मशरूम वाइट होते हैं। तो ये गलत है सेंटेंस, ऑल मशरूम हैव वाइट कलर, गलत है। ऑल आ गया, ओनली आ गया, तो गलत। बट कैन, सम, तो ये सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि आपको बार बार कहीं और ना भटकना पड़े। अब हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप मोटिवेटेड, कीप स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और दिल से पढ़ाई करें, आप ज़रूर आईएएस बनेंगे। थैंक यू, थैंक यू।